Hello everyone. So today we are going to study multiple regression. मल्टीपल रिग्रेशन क्या है? एक्सटेंशन है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। और आपको ये इक्वेशन दिखाई दे रही होगी जहाँ लिखा हुआ है y इज इक्वल टू बी ओ प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू एंड अप टू बी वन एक्स वन प्लस ई आई। तो यहाँ पे y जो है आपका आउटकम वेरिएबल है, बी ओ कॉन्स्टेंट है, बी वन आपका कोफिशिएंट है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, इसको हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। और x1 आपका पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ऐसे ही आपका x2 सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और b2 है कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस में गो अप टू n। ठीक है, तो ये मल्टीपल रिग्रेशन की इक्वेशन होती है। और अब हम रन करते हैं मल्टीपल रिग्रेशन को। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको मैं ओके तो यहाँ पे हमारे पास चार वेरिएबल हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल में हम लोग बात कर रहे हैं सेल्स की, किसकी? एक एल्बम की सेल। ठीक है, तो एल्बम की सेल में सेल हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एडवर्टीजमेंट हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एयर प्ले हो गया हमारा सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इमेज हो गया थर्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एयर प्ले क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स दिस एल्बम वाज प्लेड ऑन एनी एफएम रेडियो चैनल। इमेज की बात की जा रही है कि इमेज है ये बैंड की इमेज कैसी है। ठीक है, तो ये आपका हो गया चार वेरिएबल्स हो गए इसमें, एक डिपेंडेंट और तीन इंडिपेंडेंट। तो ये केस बन जाता है मल्टीपल रिग्रेशन का। मल्टीपल रिग्रेशन के लिए एनालिसिस में जाएं, रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन और सेल्स को डाल दें डिपेंडेंट में, सॉरी। इसके बाद एडवर्टीजमेंट को इंडिपेंडेंट में हमने डाला। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जैसे ही मैंने एडवर्टीजमेंट को यहाँ पे डाला तो ये एक नया टैब एक्टिवेट हो गया नेक्स्ट का। ये क्या है? ये आपके हायरार्किकल रिग्रेशन के लिए है। मतलब आपके पास अगर कुछ लिटरेचर है जो सपोर्ट करता है, वो बताता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप क्या कर सकते हो, एक सीरीज में डाल सकते हो। एक सीरीज में मतलब कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कुछ कम इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उनको इस तरह से एंटर कर सकते हो। तो अज्यूम करके चलते हैं कि मेरे पास कुछ लिटरेचर रिव्यू है जिसमें कहा गया है कि एडवर्टीजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स के लिए। ठीक है, तो मैंने पहले इसको एंटर कर दिया, इसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मैं बचे हुए अपने दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल डाल दूंगा। तो देखिए प्रीवियस क्या हुआ, प्रीवियस आपका ये हो गया। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि आपका जो डिपेंडेंट है सेल्स और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एडवर्टीजमेंट, इन दोनों के बीच में सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन होगा पहले केस में। ठीक है, नेक्स्ट में एक और रिग्रेशन रन होगा जहां पे सेल्स और ब्लॉक 2 ऑफ 2 में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है प्लस आपका ब्लॉक 1 का इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी अब यहाँ पे रन होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये मल्टीपल रिग्रेशन काम करेगा। इसको हायरार्किकल रिग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स प्लॉट, सेव ऑप्शंस, बूटस्ट्रैप, ठीक है, मेथड क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे आने वाले लेक्चर में। अभी हम बहुत बेसिक सा मल्टीपल रिग्रेशन रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमने रन किया। ठीक है, इसके साथ हमारे पास कितनी टेबल्स आ गई? 1 2 3 4 5, 5 टेबल्स हमारे पास आ गई हैं। ओके, तो 5 टेबल में देखिए हमारे पास क्या क्या आया है। सबसे पहली जो टेबल आई है उसमें लिखा हुआ है कि 2 मॉडल हैं इसमें। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे कि हमारा पहला जो मॉडल है वो है सेल्स और एडवर्टीजमेंट के लिए। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे बी लिखा हुआ है। ठीक है, ऑल रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स एंटर। ठीक है, और यहाँ पे सारे वेरिएबल्स है, ऑल द इमेज एयर प्ले लिखा हुआ है, लेकिन एडवर्टीजमेंट भी यहाँ पे है क्योंकि वो पहले वाले से ही कैलकुलेट हो रहा है। ओके, तो मॉडल 1 में वेरिएबल एंटर जो है वो एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, मॉडल 1 में वेरिएबल रिमूव्ड ये क्या है? देखिए यहाँ पे एक मेथड लिखा हुआ है जिसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, एंटर, स्टेप वाइज, रिमूव, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है,
तो अभी हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं कोशिश, हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मेथड मिलता है रिग्रेशन से या यहाँ पे एसपीएसएस में एंटर मेथड, उसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जिसमें कि अनवांटेड वेरिएबल्स जो सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं कर पा रहे उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे उस मेथड की बात की जा रही है। ओके, तो देखिए मेथड यहाँ पे एंटर लिखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट, वेरिएबल रिमूव्ड, ठीक है। ये मॉडल 1 है। मॉडल 2 में जो आपके एडिशनल वेरिएबल्स एंटर किए गए वो इमेज और एयर प्ले है, ठीक है, और उनसे ये कैलकुलेट कर रहा है रिग्रेशन को। यहाँ पे ए है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स और बी में ऑल रिक्वेस्टेड वेरिएबल्स एंटर, जो भी हमने वेरिएबल रिक्वेस्ट किए थे वो सारे एंटर कर दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मॉडल समरी। मॉडल समरी क्या है? मॉडल समरी में देखिए ये भी 2 पार्ट में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉडल ए, ये जो मॉडल 1 है इसमें ए छोटा सा लिखा हुआ है। यहाँ पे प्रेडिक्टर्स क्या है? एक तो कांस्टेंट है, एक एडवर्टीजमेंट है। आपको याद होगा रिग्रेशन की इक्वेशन y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो कांस्टेंट प्लस आपका क्या होगा? रिग्रेशन कोफिशिएंट प्लस फर्स्ट आपका क्या आएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हो गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका एडवर्टीजमेंट हो गया। और जब हम बी मॉडल की बात करें तो हमें यहाँ पे तीनों ही मॉडल दिखाई दे रहे हैं, तीनों ही वेरिएबल्स दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट, एडवर्टीजमेंट, इमेज, एयर प्ले प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो सेकंड क्या है? सेकंड मॉडल में आपको इस तरह दिखा है। फर्स्ट मॉडल की बात कर लेते पहले। तो यहाँ फर्स्ट मॉडल में इस आर का क्या मतलब है? ये आर सिंपली और कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं उनके लिए ये आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करके देखें, बाइवेरिएट कोरिलेशन सेल्स और एडवर्टीजमेंट के बीच का, और देखिए ये आ गया 0.578 और यहाँ पे आपका 0.578 रिग्रेशन आ रहा है, ठीक है। इसके बाद है आपका आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या करता है? आर स्क्वायर एक्सप्लेन करता है कि कितना वेरिएंस ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन कर रहा है डिपेंडेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये 0.335 मतलब 33.5% एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन क्यों है, ठीक है। आर स्क्वायर को कैसे मैनुअली कैलकुलेट करते हैं, इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने एक और वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर को हमें यहाँ पे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले मॉडल में तो हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन रन हो रहा है, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है आपका स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट क्या बताता है आपको? स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट बताता है आपकी एक्यूरेसी, आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की, ठीक है। तो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ क्या है? आपके पास जो एक मॉडल निकल के आएगा इक्वेशन से, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स से जो मॉडल निकल के आएगा, उसमें जब आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, किसकी? डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं। अब वो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की एक्यूरेसी कितनी सही है कितनी गलत है, वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टीमेट से निकल के आता है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो मतलब एरर है, ठीक है, एस्टिमेशन अच्छा नहीं है। और ये वैल्यू अगर छोटी है तो मतलब एस्टिमेशन आपका अच्छा है। तो हमें दिखाई दे रहा है कि मॉडल 1 में ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी है इन कंपैरिजन टू मॉडल नंबर 2। तो इसका मतलब मॉडल 2 ज़्यादा बेटर प्रेडिक्ट कर पा रहा है, ठीक है। ओके, अब आते हैं मॉडल 2 की तरफ इस मॉडल समरी में। तो देखिए मॉडल 2 में जो आर लिखा हुआ है 0.815 है, लेकिन यहाँ पे कोरिलेशन ये सिंपल कोरिलेशन नहीं है, ये मल्टीपल आर बोला जाता है। मल्टीपल आर क्या है? मल्टीपल आर है आपका जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ हैं और आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ऑब्जर्व्ड मतलब जो आपको गिवन वैल्यूज़ है और जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ है उनके बीच का कोरिलेशन। तो एक बार ये भी करके देख लेते हैं। देखिए पहले हम फिर से रिग्रेशन में गए और इस बार हमने इन्हें क्या कहा? हमने कहा कि हमें आप और कुछ भी दीजिए, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ दे दीजिए अनस्टैंडर्डाइज, ठीक है। हमने ये इनसे कहा कि वी ऑल्सो वांट दीज थिंग्स, और ये दोबारा से हमने रन कर दिया। अब अगर आप डेटा फाइल में जाओगे अपनी तो देखोगे आपके पास एक प्रेडिक्टेड _1 आ गया, ठीक है। अब क्या है? देखिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो मल्टीपल आर है ये क्या है? ये कोरिलेशन है किसके बीच का? ऑब्जर्व वैल्यू और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़। तो ऑब्जर्व वैल्यूज़ क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल की? ऑब्जर्व वैल्यूज़ ये है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेल्स है और ये उसकी ऑब्जर्व वैल्यूज़ है। जब हमने मॉडल का यूज़ किया और प्रिडिक्ट करने की कोशिश की तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो देखिए 229.92 ये ऑब्जर्व वैल्यू के काफ़ी पास है। 120 ये थोड़ा ये दूर हो गई,
ये भी दूर हो गई, ठीक है। इस टाइप से आपको पता लग रहा है कि ये प्रेडिक्टेड वैल्यू है मॉडल के थ्रू और ये ऑब्जर्व वैल्यू। अगर इन दोनों के बीच का हम कोरिलेशन निकालते हैं तो ये वो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो देखिए ये वैल्यू आ गई 0.815 और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका देखिए 0.815, ठीक है। ओके, अब आप देखिए बाकी क्या है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। दोबारा रिग्रेशन रन हो गया। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 0.815 आ गया। अब आर स्क्वायर ये बढ़ के 0.665 हो गया। मतलब अब जो हमने नए वेरिएबल डाले हैं किसमें, अपने मॉडल में दो नए वेरिएबल आए, इमेज और एयर प्ले, ये सब मिला के और पुराना वेरिएबल जो एडवर्टीजमेंट था उन सबको मिला के जो हम डिपेंडेंट वेरिएबल में वेरिएशन है वो प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कितना, 66.5%। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गया है। इसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर का, और एडजस्टेड आर स्क्वायर क्या है, 0.660 है वैल्यू यहाँ पे। तो एडजस्टेड आर को आप इस तरह समझिए, इससे पहले आर स्क्वायर को समझिए। आर स्क्वायर क्या करता है, आर स्क्वायर ये करता है कि जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपने मॉडल में इंक्लूड करोगे तो आर स्क्वायर बढ़ जाएगा। चाहे वो वेरिएबल अच्छा है बुरा है, लेकिन कुछ ना कुछ आर स्क्वायर तो बढ़ जाएगा, कम नहीं होगा, ठीक है। एडजस्टेड आर स्क्वायर में ऐसा नहीं है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर जरूरी नहीं है कि वो बढ़ेगा, ठीक है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें देखना चाहिए जब हम मल्टीपल रिग्रेशन कर रहे हैं और हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर एक्चुअल में हमें ट्रू पिक्चर दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ये हम समझ चुके हैं। अब आ रही है आपकी अनोवा की टेबल। अनोवा टेबल में भी आपके सामने क्या है, दो मॉडल्स हैं, ठीक है। तो पहला मॉडल आपका सेल्स वेरिएबल डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एडवर्टीजमेंट, और दूसरा जो मॉडल है वहाँ पे सेल्स वेरिएबल क्या है आपका, डिपेंडेंट है, और बाकी तीन आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखिए इस टेबल को भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है एक और वीडियो में कि ये वैल्यूज़ क्या हैं, एसएसएम, सम ऑफ स्क्वायर्स, रिग्रेशन रेसिडुअल के लिए, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहाँ से निकल के आते हैं, मीन स्क्वायर क्या है, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो खास ध्यान देने वाली बात है वो ये हमें पता लगता है एनोवा टेबल से कि क्या हमारा मॉडल एक अच्छा मॉडल है, सिग्निफिकेंट मॉडल है, वो सिग्निफिकेंटली प्रेडिक्ट कर पा रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल को या नहीं। तो अगर यहाँ सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम है तो इसका मतलब ये मॉडल अच्छा है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में, दोनों ही मॉडल में ये वैल्यू 0.05 से क्या है, कम है, ठीक है जी। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये एक अच्छा मॉडल है, ठीक है। तो पहला मॉडल भी अच्छा था और सेकंड मॉडल भी अच्छा है। इसके बाद आ जाती है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जिसको कहा जाता है क्या, कोएफिशिएंट्स टेबल। तो देखिए कोएफिशिएंट टेबल में हमें क्या पता लगता है, कोएफिशिएंट टेबल से हमें सबसे पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन पता लग सकती है, ठीक है। तो आइए रिग्रेशन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स राइट डाउन द रिग्रेशन इक्वेशन, और यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन के लिए मैं एक वर्ड फाइल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, y क्या है हमारा, y है हमारा सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू, पहले कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है, मॉडल 2 का मैं लिखता हूँ, मॉडल 1 का मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। कांस्टेंट है -26.61 माइनस 26.61, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट हो गया। इसके बाद देखिए एडवर्टीजमेंट का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट है वो है 0.085, मतलब 0.085 इनटू एडवर्ट प्लस 3.367 into airplay plus 11.086,
इनटू इमेज। तो देखिए ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी रिग्रेशन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो इस रिग्रेशन इक्वेशन से हमें क्या पता लग रहा है, हमें अगर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हम कितना करना चाहते हैं, एयर प्ले है, नंबर ऑफ आवर्स, हम कितने आवर्स उसको प्ले कर रहे हैं, ठीक है, बैंड को, म्यूज़िक को, और इमेज क्या है 1 to 10 के रेटिंग स्केल पे ये मेजर की गई थी। अगर ये वैल्यूज़ हम यहाँ डाल देते हैं तो हमारी सेल्स को हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे सामने रिग्रेशन इक्वेशन आ जाती है। और रिग्रेशन इक्वेशन कहाँ से आती है, रिग्रेशन इक्वेशन आती है देखिए अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट से। ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज कोएफिशिएंट से हमारी ये वैल्यू आ जाती है। अच्छा, इसमें और क्या पता लगता है, इससे ये भी पता लगता है कि हमारा जो रिलेशन है उसका डायरेक्शन क्या है, मतलब एडवर्टीजमेंट का सेल से जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ रिलेशन कैसे है, पॉजिटिव नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो ये वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आ जाती। ठीक है, तो कांस्टेंट की देखिए वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव रिलेशनशिप, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की सबकी पॉजिटिव है। इसके बाद अगला आ रहा है आपका स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर आपको क्या बताता है, स्टैंडर्ड एरर आपको बताता है कि क्या आपका ये जो एडवर्टीजमेंट की जो वैल्यू आई है, ठीक है, अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट की, क्या ये अक्रॉस डिफरेंट सैंपल सेम रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू डिफ़र कर सकती है डिफरेंट सैंपल्स में, और अगर वैल्यू छोटी है तो हम मान सकते हैं कि ये और भी आप कोई और सैंपल ले लोगे तो उसमें ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम रहेगी। मतलब हम जनरलाइज कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए एडवर्टीजमेंट के लिए, एयर प्ले के लिए ये वैल्यू काफ़ी छोटी है। एडवर्टीजमेंट के लिए तो ऑलमोस्ट क्लोज टू जीरो है 0.007, और यहाँ पे 0.278, लेकिन इमेज के लिए वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है 2.438। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज बीटा। बीटा की अभी हम बाद में बात करते हैं, इससे पहले बात कर लेते हैं टी टेस्ट। तो टी टेस्ट यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखिए टी टेस्ट आपको ये बता रहा है कि क्या ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। ये वैल्यू तो आ गई, पर ये क्या मॉडल में, यहाँ से हमें ये पता लग गया कि मॉडल कैसा है, आर स्क्वायर कितना है, ठीक है, मॉडल सिग्निफिकेंट है। लेकिन इंडिविजुअल्स की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में से कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट है और कौन सा वेरिएबल सिग्निफिकेंट नहीं है, वो हमें इस टी से पता लग रहा है। तो टी की वैल्यू में हमें यहाँ देखना है सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से कम होनी चाहिए। तो तीनों ही केसेस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये वैल्यू कम है, 0.05 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता लग रहा है कि तीनों ही वेरिएबल सिग्निफिकेंटली मॉडल को फिट कर रहे हैं और इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से पता लग गया। इसके बाद आता है आपका स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट, जिसको बीटा कहा जाता है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट बीटा क्या है, देखिए आप इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ एडवर्टीजमेंट, ठीक है, थाउजेंड्स में हम रुपीज़ में बात कर सकते हैं, एयर प्ले की हम बात कर सकते हैं नंबर ऑफ आवर्स में, इमेज की बात कर सकते हैं कि एक हमने रेटिंग स्केल बनाया 1 to 10 के लिए। ठीक है, तो तीनों ही क्या है, ये चीज़ें अलग अलग यूनिट पे मेजर्ड हो रही हैं। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग यूनिट पे मेजर हो रही है, तो हमें कुछ ऐसी यूनिट चाहिए या ऐसी वैल्यू चाहिए जो यूनिटलेस हो, और उसके लिए हम बात करते हैं बीटा की। तो बीटा क्या है, ये यूनिटलेस है, इसको ये स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट माना जाता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में इसको मेजर किया जाता है। तो ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, और ये आपको यहाँ से बताएगा कि कौन सा जो आपका ये प्रेडिक्टर है, कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा बड़ी होगी किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए, वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाएगा इस मॉडल में। तो अगर हम देखें इन तीनों की वैल्यू, तो 0.11, 0.12, ठीक है, 0.512 वैल्यू सबसे ज़्यादा बढ़िया है, पर 0.511 ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू वैल्यू है। तो मतलब एयर प्ले और एडवर्टीजमेंट तो सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डाल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलरली इक्वल है, इनको कंपेयर कर सकते हैं हम डायरेक्टली तीनों को। ठीक है, और इमेज 0.192 है, तो ये वैल्यू बाकी दो वैल्यू से काफ़ी कम है। तो अगर हमको लिखना हो कि किस सीक्वेंस में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो सबसे पहले आपका एयर प्ले आ गया, एडवर्टीजमेंट आ गया, और फिर इमेज आ गया। हालांकि ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, तो ये आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट हो गया। तो मतलब अनस्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट ये आपकी इक्वेशन लिखने के काम आ गए, और ये कंपैरिजन के लिए आ गए कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, और इसके बाद है हमारी लास्ट टेबल। तो लास्ट टेबल में हमें क्या पता लग रहा है, लास्ट टेबल में अब हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम मॉडल में इंक्लूड करते एयर प्ले को भी, तो हमारा बीटा कितना हो जाता। बीटा क्या है, स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट है। टी वैल्यू क्या रहती, ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू और पार्शियल कोरिलेशन, और ये कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक। तो ये मैंने अभी आपको नहीं बताया है, पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है और कोलिनियरिटी डायग्नोस्टिक, ये हम आगे वाले में बात करेंगे। सिर्फ इतनी टेबल की बात करें तो ये बात कर रहा है कि बीटा पे क्या चेंज पड़ेगा अगर हम एयर प्ले को इंक्लूड कर दें और इमेज को इंक्लूड कर दें। तो एक बार देखें हम,
हम दोबारा से रन करते हैं लीनियर रिग्रेशन और इसको रीसेट करते हैं। सेल्स में हमने एडवर्टीजमेंट डाला और अगर ये कह रहे हैं कि एयर प्ले डाल दोगे आप तो आपका बीटा आ जाएगा 0.546। तो देखिए कितना आ गया, एयर प्ले का आ गया 0.546। ठीक है, तो ये बीटा यहाँ पे आपका 0.546 आ गया। और यहाँ पे टी वैल्यू एयर प्ले के लिए क्या है 12 पॉइंट, ये सिग्निफिकेंट है, तो यहाँ से आपको ये वैल्यू दिख सकती है 12.513 सिग्निफिकेंट है। ठीक है, ऐसी अब हम अगर इमेज भी डाल दें, ठीक है, इमेज डालते हैं तो देखते हैं क्या होता है। और इमेज डालने के बाद क्या हुआ 0.192 और यहाँ पे जो आ रहा है आपका कहाँ गया एक्सक्लूडेड वेरिएबल 0.281। अच्छा, मेरे ख्याल से एक एक करके ही कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ से एयर प्ले को हम निकालते हैं और एडवर्ट और इमेज की बात करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इमेज में आ गया ये आपका जो बीटा हो गया 0.281 आ गया। और यही हमें वैल्यू कहाँ से मिल रही थी, ये एक्सक्लूडेड वेरिएबल से मिल रही थी। एक्सक्लूडेड वेरिएबल हमारे कहाँ पे है, ये रहा एक्सक्लूडेड वेरिएबल 0.281। तो ये वैल्यू आ रही थी और टी की वैल्यू 5.136। तो 5.136 ये वैल्यू आपकी सेम आ रही है। तो इसमें काफ़ी कुछ है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में करने के लिए स्टैटिस्टिक्स की कि ये विंडो आती है, इसमें बहुत कुछ है। इसके बाद प्लॉट्स की बात है, बहुत सारे इसके अजम्पशंस हैं, 7-8 अजम्पशंस हैं। और ये एक और अलग बॉक्स है, ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आया। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल है ये मैंने बोरो किया है एंडी फील्ड साहब की एक बहुत फेमस सी बुक है, डिस्कवरिंग स्टैटिस्टिक्स यूजिंग SPSS 3rd एडिशन। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, ये जो एग्जाम्पल है, डेटा फाइल है, ये सब उसी बुक से आ रहा है। आप चाहें तो उस बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग सी ऑसम बुक है। ठीक है, तो चाहिए उसको पढ़िए और आपको और भी बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगी। थैंक यू।